हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 56। आज हमारे पास लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 56 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 काफ़ी लेंदी है, इसलिए सिर्फ आज एक ही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चैप्टर जो है 6 चैप्टर से डील करता है। चैप्टर कौन सा है? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जहां आप ओरल ज़बानी जहां आप एविडेंस पेश करते हैं वहां डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रिवेल करेगा। मतलब जहां पर एक शख्स कह रहा है कि मैं ये गवाही देता हूं कि ये प्लाट जो है, ये ज़मीन जो है इस शख्स की है, मगर दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाती है कि ये जो हमारे पास प्लाट है या ज़मीन है ये किस शख्स की है, तो फिर हमारे पास एक्सक्लूड कौन सा होगा? ओरल जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक्सक्लूड में समझते हैं आप? एक्सक्लूड करना मतलब खारिज करना। ठीक है डियर, उसके बाद हम चलते हैं इसकी बेयर रीडिंग पर। इसकी बेयर रीडिंग जो ये जो सेक्शन है हमारे पास आर्टिकल, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 91 है। एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी एविडेंस हो, ठीक है, किसी की टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो मुआहदे होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, या फिर कोई भी ग्रांट्स हो, ग्रांट्स मीन्स विल वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, एनी मॉनेटरी एड, कोई भी मॉनेटरी एड वगैरह के लिए जो ग्रांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई चीज़ किसी को बख्श देना, गिफ्ट वगैरह करना, एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी को हमारे पास डिस्पोजिस करने का तरीका, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बेचने का तरीका, रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको ज़रूरत हो, जिसको लिखत में, दस्तावेज़ की सूरत में जिसको ज़रूरी हो लिखत, ठीक है। आइए, व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और ऑफ एनी other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter। ठीक है, जब कोई ऐसी बात आ जाए, ठीक है, दस्तावेज़ की बात आ जाए, तो फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ रिक्वायर्ड है, लिखत में रिक्वायर्ड है, रिटन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उनके ऊपर आप किसी और किस्म की एविडेंस नहीं दे सकते एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो जिसकी बात हो रही है वो डॉक्यूमेंट खुद हो, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स, या फिर जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में उसकी सेकंड कैटेगरी की गवाही दी जाए। इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हेरेन आफ्टर कंटेंट, और जिन सूरतों में सेकेंडरी एविडेंस जो है काबिल कबूल हो, उन सूरतों में। अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, 2 एक्सेप्शंस आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। आ रही बात समझ में? ये हमारे पास आर्टिकल, वैसे आर्टिकल ये क्या कहता है? ये जो आर्टिकल 102 है, से दैट यू मस्ट प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये कहता है दैट यू मस्ट प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्स। अरे बस, और इसको आपने रीड करना है आर्टिकल 70 के अंदर, ठीक है, 70 के साथ आपने रीड करना है इसको, लाजमी आपने इसको आर्टिकल 70 के साथ रीड करना है। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स ऑफ ओरल एविडेंस, ठीक है, कि ओरल एविडेंस जो है, ठीक है, जो उनका प्रूफ क्या होगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन कौन सी है हमारे पास? 2 एक्सेप्शन हैं। एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। इन बोथ एक्सेप्शंस नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नीड टू बी प्रूफ,
मतलब 2 ये एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब कौन से ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं? 1 एक्सेप्शन है, मतलब रियायत दी गई है आपको, ठीक है। वो रियायत ये है, व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, जब कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो राइटिंग में, लिखत में किसी को मुकर्रर किया गया हो किसी ऑफिसर को, एंड व्हेन इट इज़ शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज़ एक्टेड एज सच ऑफिसर, और जब ये बात दिखाई जाए, जब ये चीज़ दिखाई जाए पर्टिकुलरली, ठीक है, पिक्यूलियरली, स्पेसिफिकली, प्रॉपरली, ठीक है, कि ये बंदा, ये शख्स जो है ये ड्यूटी कर रहा है, द राइटिंग बाय विच ही इज़ अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव, ठीक है, जिस तरीके से इसको अपॉइंट किया गया है उस अपॉइंटमेंट लेटर को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 पर। विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। अब जो एक विल्स है ना, वसीयत वगैरह जो होती हैं अगर वो वसीयत का कोई प्रोबेट लेकर आता है, प्रोबेट एक सर्टिफिकेट बनता है वसीयत का जो कोर्ट इशू करती है इस किसी पार्टी को कि ये वसीयत जो है सच्ची है, जेन्युइन है, ठीक है, तो फिर उसको मज़ीद साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेनेशंस हमारे पास 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। Explanation number 1. Explanation number 1. This article applies equally to cases in which the contracts, grants or disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents that one. मतलब कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, ग्रांट्स हो, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट्स दैट वन। समझ बात आ गई यहाँ पे? देन वन, ये वर्ड जो है ये आपको परेशान करेगा। ये वर्ड जो है हमारे पास क्या है, ये वर्ड है देन, दैट नहीं, ये वर्ड है देन, डॉक्यूमेंट्स इन मोर डॉक्यूमेंट्स देन वन, ठीक है। तो फिर आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूव करना है, आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम आपने जो है, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक या एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, एक जैसे हैं, कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड 2 केसेस इन विच दे आर कंटेंड इन मोर डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक आपने रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, आपने क्या करवाई, ये आपकी रजिस्ट्री है, ठीक है, ये रजिस्ट्री जो है आपके रजिस्ट्री के 5 पेजेस हैं, कितने हैं, 5 पेजेस, ठीक है, तो ये आपने सब की सब प्रूव करने हैं, ठीक है, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स एक ही है मगर ये इनका क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है या डियर, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन के अंदर के आपको बात समझ में आ जाएगी। नंबर एक्सप्लेनेशन 2 जो कहता है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव, जब एक जैसे डॉक्यूमेंट्स हों, एक ही हमारे पास नौयत के हों, एक ही जो है इशू के ऊपर हो, ठीक है, भले नेम जो हैं वो अलग अलग हों मगर एक ही मैटर हो, सेम काज ऑफ एक्शन हो, सब्जेक्ट मैटर भी सेम हो, ठीक है, तो फिर आपने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है डियर। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वाट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। मतलब कोई आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म का हो, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है, आप उस स्टेटमेंट पर जो है ओरल एविडेंस देने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चल जाते हैं इलस्ट्रेशन पर, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन आपने गौर से देखनी है, इलस्ट्रेशन हमारे पास इम्पोर्टेंट्स हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो है, ए जो है, इलस्ट्रेशन नंबर ए
इफ़ अ कॉन्टैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जो कि हमारे पास मुख्तलिफ लेटर्स के अंदर मुश्तमिल है, ठीक है। ऑल द लेटर्स इन विच इट इज़ कंटेंड मस्ट बी प्रूव्ड, जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, जिन पर वो हमारे पास मुश्तमिल है, जिन पर वो कंटेंट्स करता है, उन सब को प्रूव करना ज़रूरी है। तो फिर ये कौन सी एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्प्लीफाई करता है? ये जो है इलस्ट्रेशन एग्जाम्प्लीफाइज एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को, ठीक है। इलस्ट्रेशन ए जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को एग्जाम्प्लीफाई करता है। इलस्ट्रेशन नंबर बी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर बी जो है, इफ़ अ कॉन्टैक्ट इज कंटेन इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात आ गई बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको कितनी पार्टीज होती हैं? आपकी 3 पार्टीज होती हैं जिसका ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। तो फिर तीनों जो है, मतलब पूरी जो सीरीज़ है, आपकी जो पूरी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को पूरी को आपको साबित करना ज़रूरी है। आगे बात समझो, क्योंकि मिसाल के तौर पर आपने कोई कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, और कॉन्टैक्ट आपका जो है वो डिवाइड है 3 हिस्सों में, ठीक है। तो फिर आपने तीनों हिस्से जो है वो प्रूव करने हैं, साबित करने हैं, ठीक है। अगर आप, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक जगह आपने पेमेंट की, ठीक है, आ रही बात समझ, और जिस जगह आपने पेमेंट की वहाँ से तीसरा बंदा जो है वो पे जो है वो रिसीव कर रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन हो गई 3 बंदों के दरमियान। तो फिर वो साबित करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज साबित तभी होगा जब आप 3 की 3 जो ट्रांजैक्शन है वो जो है साबित होगी, प्रूव होगी, तब जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। तो फिर ये भी एग्जाम्प्लीफाई करता है कौन से इलस्ट्रेशन को? इलस्ट्रेशन ए जो है वो भी एग्जाम्प्लीफाई कर रहा था किसको? एक्सप्लेनेशन 1 को। और नंबर बी भी किसको कर रहा है? एक्सप्लेनेशन 1 को, ठीक है डियर। उसके बाद चले जाते हैं सी पर। सी क्या बात करता है? सी बात करता है, इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली वन ओनली नीड बी प्रूव्ड। जब बिल ऑफ एक्सचेंज 3 सेट में जो है ड्रॉन किया गया है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज 3 बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रा किए गए हैं, ठीक है, ड्रॉन किए गए हैं, समझे, मतलब लिखे गए हैं, 3 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए गए हैं। तो फिर आपको एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साबित करना है। अब ये कौन सा कर रहे हैं हम? एग्जाम्प्लीफाई। नंबर बी जो है वो एक्सप्लेनेशन 2 को एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 को एग्जाम्प्लीफाई करता है। नंबर सी बात करता है, इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अस, ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गया। और सी पे चलते हैं। इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली वन ओनली नीड बी प्रूव्ड। मतलब सी क्या कहता है? जब आपका 3 बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दिए हों तो फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपने सिर्फ एक ही साबित करना है, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्प्लीफाई करता है? किसको एग्जाम्प्लीफाई करता है? ये एग्जाम्प्लीफाई करता है सी जो है करता है 2 को, एक्सप्लेनेशन 2 को, ठीक है। और डी पर चलते हैं अब, ठीक है। डी जो है एग्जाम्प्लीफाई करता है एक्सप्लेनेशन 3 को। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विथ बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ए ने बी से कि वो कुछ जो है सामान जो है गुड्स जो हैं वो किसको डिलीवर करेंगे? इंडिगो किसको करेंगे? अपॉन सर्टेन टर्म्स डिलीवर करेंगे बी को, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन एन अदर ओकेशन। अब बात यह है, ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए और बी के दरमियान, ठीक है। बी ने कहा कि आप, ए को कहा कि आप मुझे ये चीज़ें मुझे यहाँ पर डिलीवर करेंगे, कोई मखसूस जगह दी गई है वहाँ पर आप डिलीवर करेंगे मुझे, ठीक है। तो ए ने कहा ठीक है। अब बी को पैसे देने हैं ए को, ठीक है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मगर इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट बनता है ओरली,
दोनों के दरमियान ज़िबानी जो है मुआहदा होता है। वो क्या ज़िबानी मुआहदा होता है कि बिल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन एन अदर ओकेशन। मतलब ये कुछ और भी सामान डिलीवर करेगा। डी के अंदर हम डी पढ़ रहे थे, ठीक है, डी पढ़ रहे हैं कि बी जो है, ए जो है कुछ और भी सामान पे करेगा, ठीक है, और जिसकी प्राइस जो है वहाँ पर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो फिर ये एग्जाम्प्लीफाई किसको करता है? ये एग्जाम्प्लीफाई करता है 3 को। एग्जाम्प्लीफाई द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आप थोड़ा सा आप आगे जाएं, इसका और एक्सप्लेनेशन है। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर देयर इंडिगो, द एविडेंस इज एडमिसिबल। अब जो मेन जो पॉइंट्स है, जो एग्रीमेंट इनके दरमियान जो रिड्यूस राइटिंग हुआ है, ठीक है, उनके ऊपर तो आप डॉक्यूमेंट से एविडेंस ही लेकर आएंगे कि कितनी पेमेंट हुई है कितनी नहीं है। बाकी जो वर्बली जो हुआ है ना, उनके ऊपर आप जो है ओरल एविडेंस लेकर आ सकते हैं कि आपको पेमेंट नहीं मिली है। ए जो है उन पर एविडेंस लेकर आ सकता है, और इस सूरत में एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होती है। ठीक है डियर। उसके बाद चलते हैं ई पर। ए गिव्स बी, तो फिर सी आपने देखा, डी किसको एग्जाम्प्लीफाई करता है? ये एग्जाम्प्लीफाई करता है एक्सप्लेनेशन 3 को। अब ई पर चलते हैं। ए गिव्स रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। ए जो है रिसिप्ट देता है बी को, ठीक है, कि बी ने जो है वो पैसे पेमेंट जो है अदा की है, ठीक है। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है। अब बात क्या है? ए गिव्स बी अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। अब ए जो है एक रिसिप्ट दे रहा है बी को, ठीक है, कोई पैसे वगैरह जमा करने की, ठीक है, जो कि बी के नाम पर जमा हुए हैं, उसके नाम की। अब इनके ऊपर भी जो है ओरल एविडेंस दी जा सकती है कि ये पेमेंट जो है किसने पे की है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये भी एग्जाम्प्लीफाई करता है एक्सप्लेनेशन 3 को। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी सिंपल। ये जो आर्टिकल है 102, हमारे पास 102 जो आर्टिकल है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन जो है वो 91 सेक्शन बनता है, ठीक है डियर। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप 10 बार पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप बार बार पढ़ते रहेंगे, लेक्चर देखेंगे, ठीक है, फिर आपको बात समझ में आएगी। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर अगर आपको समझ में आ जाए तो देर नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल लग जाता है, ठीक है। अब एक्सेप्शन जो 1 थी 102 के अंदर, उसमें जो ऑफिसर अपॉइंट होता है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मगर कोई शख्स फ्रॉडुलेंटली अगर अपॉइंट हुआ है तो फिर उस एक्सेप्शन को जो है मौत मिल जाती है और वहाँ पर उसकी एविडेंस दी जा सकती है। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेयर रीडिंग पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 57 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।